चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई फोर्थ क्वेश्चन में ये करते हैं कि ये जो नीचे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, पहले इनको जल्दी जल्दी हम निपटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, पर थोड़ा लग रहा है देखने से प्राइमा फेसी। फिर इसको देखते हैं। भाई काउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। लो कर लो बात, ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला। भाई जैन मेरी बात सुनो तुम लोग। अब एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा? उसको क्या बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। हम्म, सीधी सी बात है भाई। जो परचेज की उसका सारा का सारा रिकॉर्ड, ठीक है। जो सेल की उसका सारा का सारा रिकॉर्ड। मैं जनरल लिख रहा हूँ एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से। मैं उस एंगल से तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि तुम लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ के नहीं गए थे। तुम लोग इसको इसको इस थ्योरी क्वेश्चन को नहीं पढ़ के गए, इस चैप्टर को नहीं पढ़ के गए अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स में। तुम लोगों को नहीं आता। बट एक कॉमन सेंस बेस पे कुछ सोचो कि यार एक रजिस्टर्ड पर्सन बेसिकली, एक कॉमन सेंस सोचो है कि क्या क्या वो प्रिपेयर करेगा। और कॉमन सेंस है, जो माल परचेज किया, जो गुड्स परचेज कर रहा है, इनवर्ट सप्लाईज ले रहा है, उसकी डिटेल पूरी की पूरी परचेज रजिस्टर। जो बेसिकली सेल कर रहा है उसकी डिटेल, ये तो कॉमन है भाई। सेल के बेसिस पे ही तो बेसिकली तुम्हारा आउटपुट टैक्स निकलेगा, एंड परचेजेस के बेसिस पे ही तुम्हारा इनवर्ट टैक्स निकलेगा, आईटीसी निकलेगा, ठीक है। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, एंड जो आईटीसी ले रहे हो उसकी पूरी की पूरी डिटेल, जो आउटपुट टैक्स पे कर रहे हो उसकी पूरी की पूरी डिटेल। लो 4 पॉइंट तो ऐसे ही बना दिए। देखते हैं कि आईसीए ने क्या आंसर लिखा, मैंने भी चेक नहीं किया, आप लोगों के साथ चेक करूंगा। मैं अपने बेसिकली अपने हिसाब से लिख रहा हूँ कि अगर मैं तुम लोगों की जगह होता है, मैं नहीं पढ़ के गया तो क्या लिखता। और सोचो क्या 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 बना सकते हो। परचेज होगा, सेल होगा, आईटीसी का आउटपुट टैक्स हो गया। अच्छा, और क्या बना सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी हो सकता है कि यार अगर बंदा तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर मैन्युफैक्चर की बात करूं, तो मैन्युफैक्चर की केस में तुम लोग क्या बना सकते हो, जो भी तुम्हारी प्रोडक्शन हो रही है उसकी डिटेल, प्रोडक्शन की डिटेल्स। आईटीसी भी ले लिया, आउटपुट टैक्स भी ले लिया, सेल परचेज, यही कुछ है यार मेरे हिसाब से, तो यही पॉइंट बनते हैं। अब आंसर चेक करें इसी का क्या आंसर है, देखते हैं भाई क्या हम सही दिशा में थे या गलत दिशा में थे। फोर्थ का ए पार्ट, एक मिनट, फोर्थ का ए पार्ट ऑप्शन वाला, ओके। देखिए भाई क्या आंसर है फोर्थ का ए पार्ट ऑप्शन वाला। क्या बना रहे हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। लो प्रोडक्शन डिटेल जो मैंने लिखवाई थी, इनवर्ट आउटवर्ट सप्लाई की डिटेल, क्या बात है जी। स्टॉक रहेगा तुम्हारा, ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल सही है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की डिटेल भी तुम लोग बनाओगे। इनपुट टैक्स क्या लिया, आउटपुट टैक्स क्या पे किया, ये भी मैंने लिखवा दिया था। एंड अदर्स, ये कहते हैं भाई अब हम भी और कहाँ से लिखें, बस अदर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो यार मोरलेस तुम खुद देखो यार, अगर तुम कॉमन सेंस अपने दिमाग से भी पॉइंट्स लिखोगे, तो तुम्हारे सामने है कि ये स्टॉक वाला पॉइंट छोड़ के ये चारों पॉइंट हमने लिख दिए थे। तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो यार। यानी कि बिल्कुल भी पेपर में पैनिक नहीं करना। अगर नहीं भी आता ना क्वेश्चन, तो प्लीज अपना दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना कि क्या क्या हो सकता है। हार नहीं हारनी, हार मत मानना पेपर में। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, list the details of outward supplies which can be furnished using IFF, invoice furnishing modality, okay। भाई आईएफएफ के थ्रू तुम कौन सी बेसिकली आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल फर्निश करोगे। वन वर्ड में कहता हूँ बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। भाई यानी कि जो तुम बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, जो भी तुम लोग सप्लाई कर रहे हो किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, सिर्फ उन्हीं की डिटेल्स तुम लोग क्या करोगे, फर्निश करोगे भाई आईएफएफ में, राइट। आओ देखते हैं भाई क्या हम सही हैं या गलत हैं। Details of outward supplies which can be furnished during IFFR, invoice wise details of interested supplies made to registered persons, exactly वही जो मैं कहा था P2P। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स ड्यूरिंग सच मंथ फॉर सच इनवॉइसेस, ठीक है भाई। अगर इन B2B सप्लाई के केस में कोई डेबिट क्रेडिट नोट है, ठीक है, तो वो भी तुम लोग बेसिकली आईएफएफ में फर्निश कर दोगे। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में भी। थर्ड को सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, which are the commodities which have been kept outside the purview of GST। Oh ho, examine the state of taxation of such commodities after introduction of GST। दर्द होता है
दर्द होने दो, जख्म गहरा है। सर फिर से गाना। भाई क्या बात भाई, अब तुम लोग रोक नहीं सकते क्यों? मुझे पीने दो एंड जीने दो। यार उन्हीं गुड्स की तो बात हो रही है, ये मुझे पीने दो और जीने दो। सर मतलब पीने दो क्या? अल्कोहलिक लिक्कर, क्योंकि उसकी याद आई है आज मुझे। जीऊंगा कैसे? गेड़ी शेड़ी मार के, गाड़ी में ऐश करके, घूम फिर के। और गाड़ी में ऐश कैसे करूंगा? कैसे कार में भाई ऐश करूंगा? पेट्रोल डलवा के, हाई स्पीड डीजल डलवा के, एरोप्लेन में घूमने जाऊंगा, या एटीएफ डलवा के, एंड नेचुरल गैस। ये तो थी तुम्हारी वो 5 गुड्स, सॉरी 6 गुड्स, जो भी हैं। एक रहेगी, देख लेना कौन सी रहेगी। मुझे पीने दो और जीने दो, मैं पीऊंगा और जीऊंगा भी। यही भाई तुम्हारी 5-6 गुड्स हैं, जो क्या है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी हैं। समझ पा रहे हो? बताओ, खत्म। ये क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। मुझे पीने दो एंड जीने दो। ये मेरी सेल्फ मेड मेमोरी टेक्निक है गाइस, मुझे पीने दो और जीने दो। मैंने अपनी सीए फाइनल इंटर लेवल पे इसी तरह याद किया था इसको, मुझे पीने दो और जीने दो। तुम लोग चाहो यूज कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई अपनी मेमोरी टेक्निक नहीं है तो यू कैन यूज माइन। मुझे पीने दो एंड जीने दो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो तीनों खत्म हो गए। एंड फोर्थ का ए पार्ट क्या है देखते हैं। Messrs. SME and company have defaulted in filing the return under Section 39 of CGST Act. Okay, that is GST 3B for the month of March within a specified due date. अच्छा भाई, सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया है, एसएमई वालों ने क्या किया भाई, जीएसटी 3B टाइम पे फाइल नहीं की गवर्नमेंट के साथ। अब तुम लोगों को पता है कि भाई जीएसटी 3B कब फाइल करनी होती है, इसी बहाने ड्यू डेट रिवाइज करवा रहा हूँ। 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक भाई तुम्हें अपनी जीएसटी 3B क्या करनी होती है, फाइल करनी होती है। पर इन्होंने क्या किया, फाइल नहीं की, डिफॉल्ट कर दिया फाइलिंग में, फाइल नहीं की। क्यों नहीं फाइल की देखते हैं। रीजन फॉर सच डिले इज एट्रिब्यूटेबल टू डिले क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ मार्च। अच्छा ठीक है, फिर वो कहते हैं जी 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग में बिजी थे, रिटर्न फाइल नहीं कर पाई, दिमाग से रहेगी, दिमाग से भूल गए। कोई बात नहीं जी, बुक्स का फाइनल हुई है मई में, ठीक है। बट सीधी सी बात है, द जीएसटी कॉमन बॉटल प्रॉम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर दिस, ठीक है, 2000 लेट फीस लग गई, ठीक है ठीक है ठीक है। एसएमई सॉर्ट और कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट ऑफ सच लेट फीस थ्रू बैलेंस अवेलेबल ईसीएल। ओके यार, पहली बात तो सेम का सेम क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में करवाया है। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। सेम बिल्कुल क्वेश्चन तुम्हारी स्टडी मैथ में है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तुम लोग क्या करना, मैंने रिसेंटली पेमेंट ऑफ टैक्स की क्वेश्चन वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर, उस वीडियो को ओपन करना, तुम्हें एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। तुम इस क्वेश्चन को वहां रेफर कर लेना, बिकॉज यार एक ही चीज को दो दो बार करवाने का लिटरली कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट कि तुम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को रेफर कर लेना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, मंथ भी सेम है मार्च, मेरे को अभी याद आ गया, मार्च मंथ मई, अमाउंट भी सेम है 2000 वाली, सब कुछ सेम है। तो प्लीज गाइज इस क्वेश्चन को बाहर रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो जाएगा। तो गाइज इसी के साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है वो हमने कर दिए हैं कंप्लीट। एंड तुम लोग खुद सोचो यार, ये 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव करवाया अभी, इसमें मुश्किल क्या था? क्या मुश्किल था इसमें? तुम लोग खुद मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या कुछ मुश्किल था, क्या कुछ डिफिकल्ट था? भाई लिटरली कह रहा हूँ यार, इससे इजी मैंने तो अब तक नहीं देखा, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता यार, लिटरली कह रहा हूँ। टॉस निकालना है, वैल्यू सप्लाई निकालनी है, ठीक है। एंड ये अपना सप्लाई है नहीं है, इंपोर्टर सर्विस के केस में वो बता दो। एक क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं करने वाले यार, उसमें भी कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं दी तुम्हें क्वेश्चन ने। भाई ये बहुत इजी, लिटरली एमटीपी आया हुआ है तुम्हारी सीरीज 2 का एमटीपी, लिटरली इससे इजी एमटीपी भाई मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत बेसिक एमटीपी आया हुआ है और तुम्हारे सामने है। आई होप तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी हद तक बूस्ट हुआ होगा इस वाले एमटीपी को करके, कि यार हाँ हमें अब आता है। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस एनहांस होना शुरू हो गया होगा यार, कि यस सर अब हम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। अब हम टैकल कर पाते हैं इजीली क्वेश्चंस को। इतने क्वेश्चंस कर लिए अब तो यार, हर चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस तुम लोगों को करवा दिए। चलिए अब चलते हैं अपने एमसीक्यू वाले पार्ट पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रहते हैं। तो भाई हमने कर दिए क्लोज।
आओ भाइयों, आओ मेरी बहनों, करें हम एमसीक्यू भी जल्दी जल्दी क्लोज। मैंने अपनी एमटीबी सीरीज 1 की एमटीबी वाली जो वीडियो है उसमें भी सबसे पहले यही कहा था कि यार जब भी तुम एमसीक्यूज को अप्रोच कर रहे हो, ये केस सिनेरियोस को अप्रोच कर रहे हो, इस केस में क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ोगे। सर ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो सर? हाँ, क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ना। पहले किसको पढ़ना है? इसको, रिक्वायरमेंट को, क्वेश्चन के क्वेश्चंस को। समझ रहे हो? पहले ये तीनों पढ़ो, उसके बाद तुम अपनी केस स्टडी को पढ़ना। देखना तुम्हारे एमसीक्यू कितनी जल्दी होते हैं इस अप्रोच के साथ। अब देखें क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस, व्हाट शुड बी द टैक्स रेट, व्हाट शुड बी रेट ऑफ टैक्स चार्ज बाय पीएमसी लिमिटेड। ओके भाई, हमें इतना पता लग गया है क्वेश्चन पढ़ के कि यार क्वेश्चन में कोई, भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, भाई इतना हमको पढ़ के पता लग गया, हल्का सा आइडिया हिंट मिल गया हमें कि यार क्वेश्चन में कोई कमर्शियल स्पेस को रेंट किया होगा। अब उसका रेट ऑफ टैक्स पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। फिर जाहिर सी बात है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एक मिनट, रेंट कर रहे हो, कोई एग्जाम्पशन तो मैंने नहीं पढ़ी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में मैं एग्जाम्पशन जरूर पढ़ी थी कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट कर रहे हो फॉर द यूज एज रेजिडेंस, तो उस केस में जीएसटी एग्जाम्प्ट है। पर इस केस में तो ही मैंने कोई एग्जाम्पशन नहीं पढ़ी, सीधी सी बात है। अब देखिए ऑप्शंस क्या कह रहा है। The rate of GST on rent and maintenance material related activity recovery shall be 18%। अब यहाँ पे मेरे भाई बात होगी मेंटेनेंस मटेरियल की। अब मेंटेनेंस मटेरियल हमें नहीं पता, तो इसलिए अब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, अब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो। अब ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन में भी तुम लोग देखोगे रेट ऑफ जीएसटी पूछ रहे हैं। अगर तुम हल्की सी ऑप्शन भी पढ़ो पहले, तो क्या ऑप्शन है, रुको पहले ऑप्शन ही पढ़ो। रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस मटेरियल रिलेटेड रिकवरी शैल बी 18%, कि भाई रेंट वाले पोर्शन के ऊपर भी 18% जीएसटी लगेगा, एंड जो मेंटेनेंस मटेरियल कुछ होगा क्वेश्चन में उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट 18% एंड मटेरियल शैल बी 5%। भैया यानी कि कुल मिला के हर ऑप्शन में वो बेसिकली रेट ऑफ जीएसटी तुमसे पूछ रहा है, और दो रेट्स पूछ रहा है वो, एक रेंट के केस में एंड एक मटेरियल के केस में। अब कौन सा मटेरियल है इसके लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब पढ़ो क्वेश्चन। मैंने ये भी तुम लोगों को बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में एमटीपी की कि यार जनरली यही होता है, हर एमसीक्यू के लिए एक अलग पैराग्राफ अलॉटेड होता है। फर्स्ट एमसीक्यू होगा तुम्हारा, ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसके लिए। आओ देखते हैं। पीएमसी लिमिटेड हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है जी, पीएमसी लिमिटेड की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राजस्थान में। ओके, फर्दर इट हैज एंसिलरी यूनिट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात एंड इट्स रजिस्टर्ड इन ईच ऑफ दी स्टेट्स। ठीक है जी, उसकी और यूनिट्स हैं, ब्रांचेस एंसिलरी यूनिट्स हैं मध्य प्रदेश एंड गुजरात में भी। पीएमसी लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स अ होटल इन उदयपुर राजस्थान। ठीक है जी, पीएमसी लिमिटेड के नाम पे एक होटल भी है उदयपुर राजस्थान में। बढ़िया बात है। अब चलते हैं भाई अपने पहले पैराग्राफ की तरफ, जो कि इशारा कर रहा होगा किसका, हमारे पहले क्वेश्चन का। In addition to the aforesaid, PMC Limited owns a commercial space which is rented out to a registered person at the monthly rent of 50,000। ओके, तो वही सीधी सी बात है, इसको हमें पता लग गया कि यार एक कमर्शियल स्पेस बेसिकली पीएमसी लिमिटेड ने रेंट किया है, जिसका मंथली रेंट कितना है, 50,000 का। ओके, द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेमिसेस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पीएमसी लिमिटेड। ठीक है, वही उसकी जो भी मेंटेनेंस होगी प्रॉपर्टी की वो पीएमसी की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, इन पर्सन ऑफ द सेम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, पीएमसी लिमिटेड incurred certain expenses on the purchase of maintenance related materials। अब भाई जाहिर सी बात है, मेंटेनेंस करवानी है तो मेंटेनेंस करवाने के लिए कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड मटेरियल तो भी परचेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, मेंटेनेंस करवाने तो भाई मेंटेनेंस के लिए थोड़ा मटेरियल परचेज कर रहे हैं, वो जो उन्होंने परचेज किया है। अब भाई सीधी सी बात है, तुम लोग भी सोचो यार, अब ये मेंटेनेंस का खर्चा वो पीएमसी वाले थोड़ी ना पे करेंगे। ये मेंटेनेंस का खर्चा एक बार वो पीएमसी वाले पे कर देंगे, नो डाउट। बट भाई इस केस को अल्टीमेटली बियर कौन करेगा इन एक्सपेंसेस को, टेनेंट जो रेंट पे ले रहा है प्रॉपर्टी। क्यों भाई, ऑब्वियस सी बात है, टेनेंट उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, टेनेंट उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से भाई उस प्रॉपर्टी की क्या हो रही है, वेयर एंड टियर हो रही है। अभी वेयर एंड टियर हो रही है सर,
तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ रहे हैं पीएमसी वालों को। तो भाई पीएमसी लिमिटेड वाले, सीधी सी बात है, जो बंदा प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है वही बंदा मेंटेनेंस को पे करेगा। कुल मिला के भाई एक बार पीएमसी वाले पे कर देंगे, नो डाउट, बट ये क्या कर लेंगे, रेंट के साथ साथ मेंटेनेंस को भी इंक्लूड करके ले लेंगे, रिकवर कर लेंगे टेनेंट से। अब देखो सेट एक्सपेंसेस आर रिकवरेबल फ्रॉम द टेनेंट, ये देखो खुद ही क्वेश्चन ने बता दिया, ऑब्वियसली बात है टेनेंट से रिकवर करेंगे यार, वो थोड़ी ना पे करेंगे। अलॉन्ग विद इनवॉइस इश्यूड फॉर रेंट, ठीक है, वही वाली बात आ गई, रेंट भी रिकवर करेंगे एंड उसके साथ साथ मेंटेनेंस के चार्जेस भी रिकवर कर लेंगे। रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द मटेरियल इश्यूड मेंटेनेंस वाज 5%। अब देखो यहाँ पे 5% की बात हो रही है। अब भाई तुम लोग मेरी एक बात सुनो, जब पीएमसी वालों ने मटेरियल परचेज किया होगा मेंटेनेंस का, उन्होंने कितना टैक्स पे किया, उसके ऊपर कितना जीएसटी पे किया है, एट द रेट ऑफ 5%। अब चलो तुम लोग अपने ऑप्शन पर, अब भाई क्या हम जो जीएसटी के जी अरे अब देखो हमने बेसिकली टेनेंट से दो चीजें चार्ज करनी है, एक रेंट चार्ज करना है, एक चार्ज करनी है मेंटेनेंस। अब भाई तुम लोग खुद सोचो, क्या तुम लोग इसके ऊपर अलग जीएसटी का रेट लगाओगे, ऐसे उसको इसके ऊपर अलग जीएसटी का रेट लगाओगे? लॉजिकली सोचो, एक जीएसटी का रेट लगाओगे या अलग अलग जीएसटी का रेट लगाओगे? सर हम इसके ऊपर एक ही जीएसटी का रेट लगाएंगे, सिंगल रेट लगेगा इसके ऊपर, ना कि अलग अलग रेट। क्यों सर, ऐसा क्यों? भाई कॉम्पोजिट सप्लाई, प्रीडोमिनेंट सप्लाई क्या है? रेंट। प्रीडोमिनेंट सप्लाई रेंट है। क्या ये दोनों नेचुरली बंडल्ड है आपस में? बिल्कुल बंडल्ड है सर, नेचुरली बंडल्ड है। भाई जो बंदा रेंट पे कर रहा है वो रेंट पे रहने आया, उसने रेंट पे लिया, वी रेंट ईयर हुई, मेंटेनेंस तो करवानी पड़ेगी पड़ेगी। ये दोनों भाई आपस में क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, जाहिर सी बात है। एंड प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ सप्लाई क्या है इस केस में? मेंटेनेंस तो उसके साथ चलता है। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है? रेंट है। आए याद कुछ? तो भाई इस केस में जीएसटी का रेट क्या लगेगा? जो हमारा प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ सप्लाई का रेट होता है वही तो जीएसटी का रेट लगेगा हमारे जो एंसिलरी एक्टिविटीज होती हैं उसके ऊपर भी। तो सर इस केस में जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज है मेरे भाई, उसके ऊपर भी जो रेट रेंट के ऊपर लग रहा है वही जीएसटी का रेट लगेगा, बिकॉज इट इज ए कॉम्पोजिट सप्लाई। बड़ा अच्छा एमसीक्यू था ये तुम्हारे एमटीबी का आया हुआ, इट इज अ ग्रेट एमसीक्यू। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि क्यों ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। ठीक है, लॉजिक लॉजिक क्लियर हुआ होगा। तो भाई सीधी सी बात है, इस केस में ये तुम्हारा क्या है, रेट ऑफ जीएसटी और रेंटल मेंटेनेंस रिकवरी शैल बी 18%। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि रेंट के ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है हमारा, 18%। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आंसर चेक कर लें, फर्स्ट का ए पार्ट, देखें क्या आंसर है भाई। ये लो, सही है भाई। हम रीजन समझ आया, बेसिकली मेन बात है रीजन को समझना कि भाई एक एक रेट लग रहा है, क्यों एक रेट ऑफ टैक्स लग रहा है, क्यों अलग अलग रेट ऑफ टैक्स नहीं लग रहा, बिकॉज इट्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसमें प्री डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ सप्लाई क्या है, रेंट है, एंड जो मेंटेनेंस है वो तो एक एंसिलरी है उसके साथ, एंड दीज बोथ आर नेचुरली बंडल्ड। रेंट आएगा तो उसके साथ मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली आएगी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, with respect to the hotel accommodation service provided to Mr. X, GST payable by PMC Limited is okay। अब पढ़ो सेकंड पैराग्राफ क्वेश्चन का कि भाई होटल सर्विसेज कौन सी दी हैं, आओ देखें। During the year, PMC Limited agreed to provide the hotel to Mr. X for a business conference to be held at Udaipur। ठीक है जी, फिर PMC Limited वालों ने मिस्टर एक्स को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करने के लिए उदयपुर का अपना होटल रेंट पे दे दिया। मिस्टर एक्स इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइडिंग इन महाराष्ट्र। भाई मिस्टर एक्स कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के अनरजिस्टर्ड पर्सन है। वो आए बेचारे पीएमसी के पास,
कहते जी कहीं कुछ नहीं मिल रहा, उदयपुर में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करनी है, प्लीज आप अपना होटल हमें रेंट पे दे दो। पीएमसी थे भाई दयालु, उन्होंने अपना होटल रेंट पे दे दिया। पर भाई दयालु वाली बात है तो अलग रखो, हमको तो सिर्फ जीएसटी की बात करनी है यहाँ पर। क्या कहता है ऑप्शन भाई कि बड़े ऑप्शन पढ़ो तुम लोग कि जीएसटी कितना पेबल होगा पीएमसी जो लिमिटेड पे करेगी। देखो नील, जीएसटी और कॉम्बिनेशन सर्विसेज पेबल बाय रेसिडेंट मिस्टर एक्स अंडर रिवर्स चार्ज। क्या ऑप्शन सही है? आंसर इज नो, सही नहीं है भाई। जो रेसिडेंट है इस केस में वो कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। और तुम्हारा सप्लायर कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस केस में पहली बात तो जो लायबिलिटी होगी टैक्स को पे करने की, वो अंडर फॉरवर्ड चार्ज होगी, ना कि रिवर्स चार्ज में, क्योंकि तुम्हारा रेसिडेंट अनरजिस्टर्ड है एंड तुम्हारा सप्लायर जो तुम्हारा लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है। तो भाई पहली ऑप्शन तो गलत होगी। चलो सेकंड ऑप्शन पर, नील, जीएसटी और अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। भाई कहाँ लिखा है ये भी गलत है। पूरी की पूरी एग्जाम्पशन की लिस्ट हम पढ़ आ चुकी हैं एंड हमने तो ये पॉइंट नहीं पढ़ा सर कहीं पे कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को यार आप अकोमोडेशन सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। हाँ, अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंट पे दे रहे हो एंड फॉर यूज एज रेजिडेंस, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंट पे दे रहे हो फॉर यूज फॉर एज रेजिडेंशियल पर्पसेस, तो भाई उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, उस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है। बट भाई इस केस में तो होटल क्या है? कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो भाई इस केस में जीएसटी तो एग्जाम्प्ट हो ही नहीं सकता। तो इसी भाई तुम्हारी जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो गई? गलत होगी। थर्ड ऑप्शन, इन द नेचर ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। फोर्थ ऑप्शन, इन द नेचर ऑफ आईजीएसटी। चलो भाई इतनी तो बात है, यहाँ पे मान तो गया कि टैक्स पे होगा, यहाँ पे इतना तो मान गया कि यार टैक्स तो पे होगा। अब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, याद करो अपना चैप्टर पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई? होटल क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? शैल बी द लोकेशन वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इस केस में? जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन कहां से कहां लिंक कर गया? यहाँ पे था एग्जाम्पशन में और नीचे जाते जाते वही वो चला गया पीओएस में, प्लेस ऑफ सप्लाई में। रियली रियली गाइस, एमसीक्यू बड़े अच्छे लेवल के आए पड़े हैं तुम्हारे एमटीबी में, थोड़े दिमाग वाले एमसीक्यूज हैं। तो भाई इस केस में जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो कहाँ पे है? आओ क्वेश्चन में देखें। ये देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, ओन्स एंड ऑपरेट्स होटल इन उदयपुर राजस्थान। तो भाई प्रॉपर्टी जो है वो उदयपुर में राजस्थान में है। तो यानी कि भाई एंड तुम्हारा सप्लायर कौन है? पीएमसी वाले कहाँ के हैं? लैंडलॉर्ड वो भी तुम्हारा राजस्थान का। सो भाई सप्लाई भी, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर विद इन सेम स्टेट। तो भाई इस केस में लगेगा क्या? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, इन द नेचर ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आई होप लॉजिक समझ आया होगा कि क्यों हमने इसको किस तरह डिटरमिन किया है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो कि मैंने किस तरह ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है। एक एक वर्ड को ध्यान से देखो पढ़ा। पहले मैं वो कहा था अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा क्यों? रेसिडेंट हमारा अनरजिस्टर्ड है। दूसरे केस में वो कह रहा है बंदा जीएसटी नहीं लगेगा, क्यों जीएसटी लगेगा जी? ऐसी तो हमने कोई बात एग्जाम्पशन में पढ़ी नहीं है, तो वो भी एलिमिनेट हो गई। इसी तरह ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसका आंसर सी पार्ट होना चाहिए। आई होप देखें सही है या गलत है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, लो बिल्कुल सही। लॉजिक से चले थे तो गलत होने की गुंजाइश ही बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि हम लॉजिक से चलते हैं तो गलत होने के चांसेस नेग्लेजिबल हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग रखो अपने एंड आगे बढ़ो। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू पीएमसी लिमिटेड। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी बतानी है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ओ हो, जहां देखा सीएसआर का नाम जीएसटी में, याद कर लेना सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को, ब्लॉक क्रेडिट। तुम्हारे ब्लॉक क्रेडिट में ये पॉइंट है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में, लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल क्रेडिट्स में, कि भाई जीएसटी पेड ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स meant for the purpose of CSR, that is corporate social responsibility, shall not be allowed। आईटीसी नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन तुम्हारा सही है, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट गुड्स इज नॉट अवेलेबल टू पीएमसी लिमिटेड। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था।
17.5 में जो था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना क्वेश्चन नंबर केस सिनेरियो 2। ओके, पहले क्वेश्चंस पढ़ो एज यूजुअल। डिटरमिन द फैक्ट्री डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अनअर्न्ड कंपनी। ठीक है भाई, हमने फैक्ट्री डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन निकालनी है। अब इसकी प्रोविजन तुम्हें, सबसे पहले इसकी प्रोविजन अपने दिमाग में तुम लोग सोचो कि क्या थी, कि भाई अगर तो विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर वो बंदी अप्लाई कर देगी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, फैक्ट्री डेट, द डेट ऑन विच शी बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड अगर वो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करती, तो क्या होगी फैक्ट्री डेट, द डेट ऑन विच शी विल बी ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये तुम्हारी प्रोविजन मैंने रिवाइज करवा दी। आओ आप क्वेश्चन पढ़े और इसको खत्म करें। Anand Company, a partnership firm which is engaged in retail trade since 1st April, ठीक है, the firm became liable for registration on 1st October. ओके, तो भाई फर्म लाइबल कब हुई रजिस्ट्रेशन के लिए, 1st अक्टूबर। अगर विद इन 30 डेज अप्लाई कर देगी, ये देखते हैं, हाउएवर इट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th अक्टूबर। भाई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब कर दिया, 10th अक्टूबर को कर दिया। क्या सर विद इन 30 डेज अप्लाई किया है, आंसर इज यस। एंड अगर विद इन 30 डेज अप्लाई किया है, तो हमारी इफेक्टिव डेट क्या होगी इस केस में, द डेट ऑन विच शी बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और लाइबल कब हुई है ये, 1st अक्टूबर को। तो यानी कि सर इस केस में हमारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या आ जाएगी, 1st ऑफ अक्टूबर, दैट इज 4th का बी पार्ट। इजी, इजी क्वेश्चन। ये 1st अक्टूबर आंसर है, राइट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। आनंद कंपनी इज इनएलिजिबल टू क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स, ओके सॉरी, एलिजिबल। आनंद कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन। भाई तुम लोगों को पता ही है कि अगर कोई बंदा रजिस्ट्रेशन ले रहा है जीएसटी में, तो उस बंदे को आईटीसी मिल जाएगा, किसका, गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, जो भी उसके पास पड़े हैं, अ डे प्रायर टू, किस दिन, एज ऑन अ डे प्रायर टू द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कि जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ, उससे एक दिन पहले -1, एज ऑन दैट डेट जितने भी उसके पास इनपुट स्टॉक आ रहा है गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का, जो भी है, उसका उसको आईटीसी मिल जाएगा। यही हम पढ़ के हैं आईटीसी वाले चैप्टर में। वो बंदी लायबल कब थी रजिस्ट्रेशन के लिए, 1 अक्टूबर को, -1 कर दो, 30 सितंबर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 30 सितंबर। आई होप ये भी क्लियर होगा। बिल्कुल ही प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी, इजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, which of the following statement is true in respect of furnishing details of conveyance in part B of e-way bill? ओके, तो ई-वे बिल का क्वेश्चन है ये देखते हैं क्या कह रहे हैं बिल का क्वेश्चन। अब ये देखो तुम लोग, ये जो 5th क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों, बिकॉज बिल्कुल ही प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था एंड हमें ये आता था। ये फायदा होता है पहले क्वेश्चंस को पढ़ने का, रादर देन स्टडी इन द केस स्टडी। ठीक है, बिकॉज बहुत टाइम सेव होता है तुम्हारा। 6th क्वेश्चन क्या है, which of the following statement is true in respect of furnishing of details of conveyance in part B of e-way bill? ठीक है, पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले इस केस में हम पढ़ ही लें ऊपर क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। Anand company needs to transfer one consignment to the transporter and then to the consignee. The distance within the same state between the distance within the same state between godown and the firm and the transporter is 20 kilometers, and from the place of transporter to the consignee is 99 kilometers. Okay, okay. भाई जाहिर सी बात है, मेरी बात सुनो। द डिस्टेंस विद इन द सेम स्टेट, पहली बात तो सेम स्टेट में, गोडाउन ऑफ द फर्म, ये आनंद कंपनी का क्या है, गोडाउन है। और ये किसका डिस्टेंस है भाई मेरे, ट्रांसपोर्टर। अब भाई आनंद कंपनी और ट्रांसपोर्टर का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर्स। सर तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। एंड तुम लोग अच्छी तरह भाई जानते हो, यू गाइस वेरी वेल नो,
क्या इस केस में ई वे बिल इशू करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बताओ, क्या इस केस में ई वे बिल इशू करना पड़ेगा? आंसर इज नो। इस केस में भाई ई वे बिल इशू करना हमें नहीं पड़ेगा। पार्ट बी ऑफ ई वे बिल, समझ रहे हो? आई थिंक रीजन तुम लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। साफ साफ रीजन है, सीधी सी बात है, राइट? बिकॉज डिस्टेंस जो हमारा 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, इस केस में भी ई वे बिल का जो पार्ट बी इशू करने की जरूरत नहीं है। यही तो कहती है हमारी ई वे बिल की प्रोविजंस, जो एक्सेप्शंस है पार्ट बी की। तो इस भाई इस केस में हमारा क्या आ जाएगा आंसर? पार्ट बी नीड नॉट टू बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ असाइनमेंट। ये ए पार्ट आंसर आ जाएगा कि भाई फाइल ही नहीं करना हमने। समझ रहे हो? देखें 6 का क्या आंसर है? ए पार्ट आंसर है एग्जैक्टली, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। वैसे सानी एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म इंपोर्टेड द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द फरवरी 2025। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय सानी एंड कंपनी दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस करवा रहे हैं यार, देखो क्या सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी, उसकी वैल्यू निकाल दो। आओ देखें। आर्किटेक्ट की सर्विसेज लिए फ्रॉम मिस्टर विपुल, पार्टनर ऑफ द फर्म, हु रेसिड्स इन फ्रांस फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, द साइड सर्विस वाज पेड बट नॉट यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, क्या ये वैल्यू सप्लाई बनेगी? सॉरी, वैल्यू सप्लाई क्या, क्या ये सप्लाई बने, सप्लाई है? आंसर इज यस। एंड वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 1 लाख। क्यों भाई? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन नो मैटर वेदर इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन दी है ना? दी है, चाहे बिजनेस है चाहे पर्सनल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट और सर्विस भाई क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी। तो 1 लाख हमारी क्या है? सप्लाई है। नेक्स्ट पार्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर किशोर, a renowned lawyer in Sydney, okay, who was an ex-employee of the firm, ठीक है, the value of the said service was 3 lakh, okay, even though it was used in the course of furtherance of business, no consideration was paid by the firm। भाई विदाउट कंसिडरेशन तो भैया यानी कि सप्लाई तो हो नहीं सकती है, क्यों? कंसिडरेशन नहीं है। बट सर एक शेड्यूल 1 जरूर चेक कर लेना। शेड्यूल 1 क्या कहता है? इंपोर्ट और सर्विस करवा रहे हो फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या हमारा ये जो बंदा है मिस्टर किशोर, लॉयर है, क्या ये हमारा रिलेटेड पर्सन है? आंसर इज नो। एक्स एम्प्लॉय था फर्म का, एंड एक्स एम्प्लॉय को रिलेटेड पर्सन थोड़ी ना होता है हमारा। तो भाई ये तो हमारी सप्लाई नहीं हुई। थर्ड पार्ट, अच्छा 2 ही पार्ट हैं, तो इसके इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ये 1 लाख। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 1 लाख। सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर फ्री के थे। 8th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एमटीपी। मिस्टर अनिमेश, अ सोल प्रोप्राइटर, जनरेटेड ईच लाइन ऑफ 5th दिसंबर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, भाई अनिमेश जी सोल प्रोप्राइटर है, 5th ऑफ दिसंबर को उन्होंने चालान जनरेट किया, किस वजह से? क्यों? ताकि वो टैक्स की पेमेंट कर सके। ठीक है, दिस ईच लाइन विल बी वैलिड अप टू, भाई वैलिडिटी ऑफ ईच लाइन पूछ रहे हैं, ईच लाइन कब तक वैलिड रहता है? मैंने आज पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर भी करवाया, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, मैं डिस्कस किया था विद इन 15 डेज। कहाँ से 15 डेज? विद इन 50 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ चलान। 5 को इशू किया है, 15 डेज कब पूरे होंगे? 20 दिसंबर को। सो ऑप्शन सी तुम्हारा क्या आ जाएगा? इस केस में आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें ये क्वेश्चन भी। सो गाइस इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर एमटीपी सीरीज 2 का एमटीपी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएसटी। 35 मार्क्स का था डिस्क्रिप्टिव, 15 मार्क्स का था तुम्हारा मल्टीपल चॉइस, एंड दोनों को ही हमने क्या कर दिया? डन 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 डन। बहुत इजी एमटीपी था, बहुत इजी एमटीपी था। एक आधा एमसीक्यूज मेरे को थोड़ा लगा, जो कि एक अच्छा कंसेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज था। अदरवाइज अगर मैं बात करूं इस जीएसटी के पर्सपेक्टिव से, भाई ये एमटीपी बहुत बहुत इजी था, राइट? जो भी हमने इसमें क्वेश्चंस आए हैं, सभी के सभी ऑलरेडी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं क्वेश्चन सीरीज अपलोड कर चुका हूँ। मोर और लेस सभी के सभी पॉइंट, सभी के सभी कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं उन क्वेश्चन में। तो भाई तुम खुद देख लो, इतना इजी पेपर आया हुआ है, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पढ़ने की बारी है। तुम लोग अगर अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह करके जाओगे, तुम्हारे खुद सामने है कि ये क्या एग्जाम था, कि क्या एमटीपी आया हुआ है, एमटीपी सीरीज 2 का एमटीपी। बस लग जाओ गाइस। इसी के साथ आपकी एमटीपी की जो बातें हैं, एमटीपी 1 एमटीपी 2 हमारे कर दिए हैं मैंने क्लोज।
दोनों एमटीबीज आईसीए के मैंने कर दिए हैं, करवा दिए हैं तुम लोगों को। ठीक है गाइज, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना ही करना। पढ़ते रहना, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना यार कि तुम्हें किस तरह का लगा ये कंटेंट, अच्छा लगा, किस तरह लगा, कुछ समझ आया, जो भी अच्छी बात लगी वो बताना, ताकि यार थोड़ी मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैशटैग स्टडी विद लॉजिक, हैशटैग लर्न विद सी पीयूष, बाय बाय।